हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स कनेक्ट पर आप सबका स्वागत है। आज के क्लास में हम 5, 6 और 7 अगस्त का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला टॉपिक है अग्निशोध। तो अग्निशोध क्या है? तो ये इंडियन आर्मी रिसर्च सेल है, IARC, इंडियन आर्मी रिसर्च सेल है। ठीक है, भारतीय सेना की रिसर्च सेल है अग्निशोध। ठीक है, और इसको IIT मद्रास परिसर चेन्नई में स्थापित किया गया है। कहाँ स्थापित किया गया है? IIT मद्रास परिसर चेन्नई में अग्निशोध को स्थापित किया गया है। और किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो इसको भारतीय सेना और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास द्वारा स्थापित किया गया है। भारतीय सेना के साथ IIT मद्रास के सहयोग से इसको स्थापित किया गया है। और इसका उद्घाटन है वो 4 अगस्त को थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी के द्वारा किया गया। तो जो अग्निशोध है वो जो है IIT मद्रास रिसर्च पार्क तक विस्तारित होगा। IIT मद्रास का एक रिसर्च पार्क है वहां पे IIT मद्रास में। ठीक है, तो जो अग्निशोध है वो IIT मद्रास रिसर्च पार्क तक उसका सहयोग विस्तारित होगा, उसके साथ भी ये सहयोग करेगा। ठीक है, जो उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकी विकास केंद्र और प्रवर्तक टेक्नोलॉजीज फाउंडेशन जैसी संस्थाओं के साथ मिलकर के कार्य करेगा। ठीक है, तो अग्निशोध क्या है? ये इंडियन आर्मी का रिसर्च सेल है और इसको IIT मद्रास परिसर चेन्नई में स्थापित किया गया है। किसके द्वारा? भारतीय सेना और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास द्वारा, IIT मद्रास के द्वारा। ठीक है, और इसमें प्रयोगशाला स्तरीय नवाचारों को युद्ध क्षेत्र हेतु तैयार प्रौद्योगिकियों में परिवर्तित करने के लिए एक अद्वितीय मंच के रूप में ये कार्य किया जाएगा। और अग्निशोध का कार्य क्या होगा? तो इसका कार्य होगा जो भी रिसर्च होता है, ठीक है, जिससे भी कोई नया इनोवेशन निकल के आता है, ठीक है, तो उसको प्रयोगशाला से निकाल करके और युद्ध क्षेत्र तक पहुंचाना। ठीक है, तो उसको एक प्रोडक्ट के रूप में ढालना, तो ये उसका कार्य होगा। और इसमें प्रमुख उभरते क्षेत्रों जो कौन कौन से हैं? एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, साइबर सुरक्षा, क्वांटम कंप्यूटिंग, वायरलेस संचार और मानव रहित हवाई प्रणाली में सैन्य कर्मियों को कुशल बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो इसमें 2 तरह के कार्य होंगे। एक तो जो इनोवेशन होते हैं प्रयोगशालाओं में, तो उनको प्रोडक्ट के रूप में बदल करके और युद्ध क्षेत्र तक पहुंचाना। और दूसरा कि जो अभी प्रमुख उभरते क्षेत्र हैं, जो प्रमुख टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, जैसे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग होगी, साइबर सुरक्षा होगी, क्वांटम कंप्यूटिंग है, वायरलेस संचार और मानव रहित हवाई प्रणाली है, तो उसमें जो सैन्य कर्मी है उनको ट्रेन करना। ठीक है, उनको ट्रेनिंग देना। तो अग्निशोध के ये 2 कार्य होंगे। नेक्स्ट है परीक्षा पे चर्चा 2025। तो परीक्षा पे चर्चा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक प्रमुख पहल है। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो हर बार परीक्षा से पहले बच्चों के साथ एक परीक्षा पे चर्चा का आयोजन करते हैं। ठीक है, और जो परीक्षा पे चर्चा है उसका आयोजन शिक्षा मंत्रालय द्वारा MyGov के सहयोग से 2018 से किया जा रहा है। ठीक है, कब से किया जा रहा है? 2018 से। किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय द्वारा। किसके सहयोग से? MyGov के सहयोग से। ठीक है, एक पोर्टल है गवर्नमेंट का। और अभी ये क्यों चर्चा में है? क्योंकि 1 महीने में किसी नागरिक सहभागिता मंच पर सबसे अधिक लोगों के पंजीकरण के लिए इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, 1 महीने में किसी नागरिक सहभागिता मंच पर सबसे अधिक लोगों के पंजीकरण के लिए, ठीक है, इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। और किस लिए किया गया है? तो ये इसके 8वें संस्करण के दौरान प्राप्त 3.53 करोड़ वैध पंजीकरणों के लिए। ठीक है, तो जो परीक्षा पे चर्चा का जो 8वां संस्करण है, तो उसके दौरान टोटल 3.53 करोड़ वैध पंजीकरण इस पर हुए थे, उसके लिए इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है रेपको बैंक। तो रेपको बैंक है वो वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 140 करोड़ रुपए के शुद्ध लाभ अर्जित करके और उसका 30% है वो लाभांश के रूप में भुगतान किया है इसने, जो सहकारी समिति के इतिहास में सर्वाधिक है। ठीक है, एक कोऑपरेटिव बैंक है और इसने टोटल 140 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया है वित्तीय वर्ष 2024-25 में, और उसका 30% है वो लाभांश के रूप में पे किया है, गवर्नमेंट को दिया है। ठीक है, और ये जो लाभांश उन्होंने पे किया है, तो ये सहकारी समिति के इतिहास में सर्वाधिक है। ठीक है, तो सहकारी समिति के इतिहास में सर्वाधिक लाभांश का भुगतान करने वाला बैंक कौन सा है? रेपको बैंक। ठीक है,
ये एक भारत सरकार का उद्यम है। इसमें भारत सरकार की 50.08% हिस्सेदारी है और इसका प्रशासनिक नियंत्रण है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत है। ठीक है, गृह मंत्रालय इसको कंट्रोल करता है। तो रेपको बैंक है वो सहकारी समिति के इतिहास में सर्वाधिक लाभांश का भुगतान करने वाला कोऑपरेटिव बैंक है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMMVY। तो अभी ये क्यों चर्चा में है, क्योंकि इसके लिए जो पंजीकरण अभियान गवर्नमेंट ने चला रखा था उसकी अवधि को बढ़ा करके 15 अगस्त 2025 तक कर दिया गया है, इसलिए अभी ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है जो अभी चर्चा में है। और ये मिशन शक्ति की उप योजना है सामर्थ्य, उसके अंतर्गत एक केंद्र प्रायोजित योजना है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना किसके अंतर्गत, मिशन शक्ति की उप योजना सामर्थ्य के अंतर्गत। और इसका जो नोडल मंत्रालय है वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है। ठीक है, तो जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है उसका नोडल मंत्रालय है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। और इस योजना के उद्देश्य क्या क्या है, तो गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के बीच पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने और स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार में सुधार लाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। ठीक है, तो जो गर्भवती महिलाएं हैं और स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं उनके बीच पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना और स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार में सुधार लाने के लिए उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रदान करना है। ठीक है, जो महिलाएं हैं जो गर्भवती हैं और स्तनपान कराने वाली हैं तो वो अगर छुट्टियां लेती है अपने काम से तो उनको जो छुट्टियों की वजह से जो फाइनेंशियल लॉस होता है उसकी पूर्ति करना, ये भी इसके उद्देश्य में शामिल है। और इसके अलावा बालिकाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, तो ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के उद्देश्य है। इसमें पहली संतान के लिए 2 किस्तों में 5,000 रुपए और दूसरी बालिका के जन्म के बाद एक किस्त में 6,000 रुपए की नगद प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, डीबीटी के थ्रू सीधे बैंक अकाउंट में दी जाती है। ठीक है, तो पहली संतान के लिए 2 किस्तों में 5,000 रुपए और दूसरी संतान के जन्म के बाद एक किस्त में 6,000 रुपए। ठीक है, तो जो पहली संतान होती है उसके लिए 5,000 रुपए 2 किस्तों में और दूसरी संतान के लिए 6,000 रुपए एक किस्त में। ठीक है, डीबीटी के थ्रू सीधे बैंक खाते में राशि प्रदान की जाती है। और इसके लिए बहुभाषी और टोल फ्री प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हेल्पलाइन है, उसके नंबर क्या है 14408। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हेल्पलाइन के नंबर कितने हैं 14408। नेक्स्ट है इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स IEMI 2024। तो जो इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स है उसको नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, तो इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स को कौन जारी करता है, नीति आयोग। तो नीति आयोग के द्वारा 2024 के लिए इस इंडेक्स को जारी किया गया है और ये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्रगति को व्यापक रूप से ट्रैक और बेंचमार्क करने के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है, और इसके अंतर्गत 3 मुख्य विषय हैं जिसके आधार पर इसको तैयार किया जाता है। पहला है परिवहन में इलेक्ट्रीकरण में हुई प्रगति, दूसरा है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी, ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्रेस पहला है, दूसरा है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस और तीसरा है ईवी रिसर्च एंड इनोवेशन स्टेटस। इन 3 बिंदुओं के आधार पर इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रैंक प्रदान की जाती है और इसको जारी किसके द्वारा किया जाता है, नीति आयोग द्वारा। ठीक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र और अनुसंधान एवं विकास पर किए गए प्रयास, ये इसका तीसरा है। उसके अंतर्गत आने वाले टोटल 16 संकेतकों के आधार पर के इसको तैयार किया जाता है। ठीक है, टोटल 16 संकेतक हैं 3 विषयों के अंतर्गत, 3 थीम है उसके अंतर्गत टोटल 16 संकेतक हैं जिनके आधार पर इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स को जारी किया जाता है। ठीक है, और इसमें राज्यों और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको 100 में से मार्क्स दिए जाते हैं। तो और IEMI स्कोर के आधार पर तीनों विषयों में राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को 3 कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, तो इन टोटल तीनों विषयों के आधार पर राज्यों की कैटेगरी देख लेते हैं अपन। पहली कैटेगरी है फ्रंट रनर, उसमें कौन कौन है फ्रंट रनर में, दिल्ली, महाराष्ट्र और चंडीगढ़ फ्रंट रनर में है। दूसरी कैटेगरी है परफॉर्मर, परफॉर्मर में है कर्नाटक, तमिलनाडु और हरियाणा। फ्रंट रनर में है दिल्ली, इसका 77 स्कोर है, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है चंडीगढ़। परफॉर्मर में है कर्नाटक, तमिलनाडु और हरियाणा। ठीक है, और तीसरी कैटेगरी है एस्पिरेंट,
तो इसमें है राजस्थान सहित कुल 30 राज्य केंद्र शासित प्रदेश, जो भी बचे हुए हैं वो सभी एस्पिरेंट कैटेगरी में हैं उन 6 के अलावा। ठीक है, तो राजस्थान सहित टोटल 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। राजस्थान का स्कोर कितना है इसमें, तो राजस्थान का स्कोर है 48 आउट ऑफ 100। ठीक है, और इसमें सबसे कम स्कोर किसका है, तो सबसे कम स्कोर है दमन एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली का, और कितना है 12। और सबसे ज्यादा किसका है, तो वो है दिल्ली का। और दिल्ली किस में आता है, तो दिल्ली आता है फ्रंट रनर में। ठीक है, और दिल्ली के साथ कौन कौन है फ्रंट रनर में, दिल्ली, महाराष्ट्र और चंडीगढ़, ये 3 फ्रंट रनर में है। 3 परफॉर्मर में है, वो कौन कौन से हैं, कर्नाटक, तमिलनाडु और हरियाणा, और बाकी के एस्पिरेंट में है। तो इसमें राजस्थान भी शामिल है। राजस्थान सहित टोटल 30 राज्य केंद्र शासित प्रदेश एस्पिरेंट कैटेगरी में है, और राजस्थान का स्कोर 48 है। और इसमें सबसे कम स्कोर है वो दमन एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली का है 12। ठीक है, तो राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को तीनों विषयों में अलग अलग भी स्कोर प्रदान किया जाता है। ये तो इनका एक साथ समग्र स्कोर था। ठीक है, और जो तीनों कैटेगरी हैं उनमें तीनों में अलग अलग भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्कोर प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी। तो जो 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी है उसका उद्घाटन 5 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में किया गया। और ये जो 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी है ये 5 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर तक चलेगी, और उद्घाटन किया गया है 5 अगस्त को, कहां पर, नई दिल्ली में। ठीक है, और इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है, तो ये भारत की राष्ट्रीय कला अकादमी है, ललित कला अकादमी, उसके द्वारा इस 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। और इसमें पद्मश्री श्याम शर्मा के जीवन और विरासत का स्मरण करने हेतु प्रिंट मेकर फॉर ऑल सीजन्स नामक एक पुस्तक का भी अनावरण किया गया। ठीक है, किसके द्वारा, ये गजेंद्र सिंह है, गजेंद्र सिंह शेखावत, जल संसाधन मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत, इनके द्वारा इसका ये अनावरण किया गया। ठीक है, श्याम शर्मा के जीवन पर आधारित है, प्रिंट मेकर फॉर ऑल सीजन्स, इस पुस्तक का अनावरण किया गया। नेक्स्ट टॉपिक है कर्तव्य भवन 3 KB3। तो कर्तव्य भवन क्या है, तो ये सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत प्रस्तावित 10 भवनों में से पहला सचिवालय भवन है। ठीक है, तो जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट जो बनाए जा रहे हैं एक जगह पे, ठीक है, केंद्र सरकार के प्रशासनिक ढांचे को एक जगह पर रखने के लिए 10 भवन बनाए जा रहे हैं सचिवालय के रूप में, तो उनमें से ये तीसरा है कर्तव्य भवन 3। ठीक है, और ये ग्रह 4 ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट, जो ग्रे रेटिंग होती है उसमें उसके ग्रीन बिल्डिंग मानकों के अनुरूप डिजाइन किया गया है इसको। ठीक है, इसमें सौर पैनल लगाए गए हैं, वर्षा जल संचयन की भी सुविधा है। तो एक ग्रह 4 रेटिंग के अनुरूप इसको डिजाइन किया गया है। और ग्रह का फुल फॉर्म क्या है, तो ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। ठीक है, और इसका उद्घाटन 6 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। तो कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन 6 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। और इसमें गृह, विदेश, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, ग्रामीण विकास, कार्मिक, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालयों के साथ साथ प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का भी कार्यालय होगा। ठीक है, नेक्स्ट सी लीड्स सेकंड। तो ये सी लीड्स सेकंड क्या है, तो ये यूएन वुमेन इंडिया ऑफिस का एक प्रमुख क्षमता निर्माण कार्यक्रम है, प्रमुख कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है। किसका, यूएन वुमेन इंडिया ऑफिस का। और इसका आयोजन 7 से 8 अगस्त को नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, तो सी लीड्स का आयोजन कहाँ किया गया, नई दिल्ली में। कब से कब तक, 7 से 8 अगस्त तक। और ये किसका प्रोग्राम है, यूएन वुमेन इंडिया ऑफिस का प्रोग्राम है। ठीक है, कौन सा प्रोग्राम है, ये कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है। ठीक है, तो यूएन वुमेन इंडिया ऑफिस का एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है, आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। और इसका उद्घाटन किया है केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने। ठीक है, तो उद्घाटन किया है केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने। और इसका उद्देश्य क्या है, तो इस प्रोग्राम का उद्देश्य है सार्वजनिक और राजनीतिक नेतृत्व में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और आगामी लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में महिला नेताओं को समर्थन प्रदान करना। तो ये इस प्रोग्राम का लक्ष्य रखा है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हार्ट ऑन व्हील्स। तो हार्ट ऑन व्हील्स क्या है,
तो ये भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम NHDC की मोबाइल रिटेल पहल है। ठीक है, तो एक मोबाइल रिटेल पहल है। ठीक है, तो हार्ट ऑन व्हील्स का मतलब है कि ये जो हार्ट है उसको एक गाड़ी के ऊपर, ये मोबाइल हार्ट है एक तरह से। ठीक है, चलायमान हार्ट है, एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकता है। ठीक है, और ये 11वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के तहत नई दिल्ली में इसका शुभारंभ किया गया है। तो जो 11वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है वो कब मनाया जा रहा है? 7 अगस्त को। ठीक है, ये 7 अगस्त को मनाया जा रहा है और इसके तहत देश भर से 116 विशिष्ट बुनाई इसमें प्रदर्शित की जा रही है हार्ट ऑन व्हील्स में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है सारा तेंदुलकर। तो सारा तेंदुलकर है, उनको अभी ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने अपने नए पर्यटन अभियान कम एंड से जी डे के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा अपने पर्यटन अभियान कम एंड से जी डे के लिए किस भारतीय को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो वह है सारा तेंदुलकर। ये सचिन तेंदुलकर की बेटी है। ठीक है, और नेक्स्ट है पहला हैंडलूम हैकेथॉन है, वो 4 से 5 अगस्त को IIT दिल्ली में आयोजित किया गया। ठीक है, कहां पे किया गया? पहला हैंडलूम हैकेथॉन का आयोजन कहां किया गया? 4 से 5 अगस्त को IIT दिल्ली में। नेक्स्ट है एस राधा चौहान। तो जो एस राधा चौहान है, उनको अभी कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन है, उसका गठन भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2021 को किया गया था। ठीक है, और ये किस लिए किया गया था कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन का गठन? तो ये भारतीय सिविल सेवा परिदृश्य में मानकीकरण और सामंजस्य स्थापित करने के दायित्व इसको सौंपा गया है। ठीक है, तो भारतीय सिविल सेवा परिदृश्य में मानकीकरण और सामंजस्य स्थापित करने के लिए इस कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन का गठन भारत सरकार के द्वारा 1 अप्रैल 2021 को किया गया। ठीक है, और ये जो कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन है, ये मिशन कर्मयोगी के तहत कार्य करता है। मिशन कर्मयोगी जो पहल है भारत सरकार की सरकारी कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने की, तो उसके अंतर्गत ये कार्य करता है। नेक्स्ट है भारतीय हथकरघा क्षेत्र में कार्बन फुटप्रिंट आकलन। ठीक है, तो एक रिपोर्ट है, तो इसका केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा विमोचन किया गया और इसको वस्त्र मंत्रालय के हथकरघा विकास आयुक्त कार्यालय और IIT दिल्ली के वस्त्र एवं रेशा इंजीनियरिंग विभाग द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है। ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट है भारतीय हथकरघा क्षेत्र में कार्बन फुटप्रिंट आकलन, तो इसको वस्त्र मंत्रालय के हथकरघा विकास आयुक्त कार्यालय और IIT दिल्ली के वस्त्र एवं रेशा इंजीनियरिंग विभाग द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है और इसका विमोचन है वो केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा किया गया। नेक्स्ट है शिबू सोरेन का निधन। तो ये शिबू सोरेन है, हाल ही में इनका निधन हुआ है अभी। तो ये कौन है? तो ये झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। ये झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, झारखंड के 3 बार CM रहे हैं शिबू सोरेन, और अभी इनके बेटे हेमंत सोरेन हैं, वो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, अभी इनके बेटे हैं हेमंत सोरेन, वो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी का गठन कर झारखंड को अलग राज्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, इनकी पार्टी का नाम है झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी। ठीक है, और इसका गठन शिबू सोरेन ने किया था और झारखंड को अलग राज्य बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। झारखंड को बिहार से अलग करके बनाया गया था और ये गुरुजी के नाम से भी मशहूर हैं। ठीक है, मशहूर हैं। ठीक है, तो गुरुजी के नाम से मशहूर क्यों है ये? क्योंकि ये शाम के समय रात को जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे, उनको अपने घर पर उनकी क्लास लेते थे, उनको पढ़ाते थे। ठीक है, तो ये गुरुजी के नाम से भी मशहूर हैं। तो आदिवासी बच्चों को ये पढ़ाते भी थे। और झारखंड का निर्माण है वो झारखंड भारतीय संघ का 28वां राज्य बना था और किस अधिनियम के अंतर्गत इसका गठन हुआ था? बिहार पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है, और कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, तो झारखंड के साथ साथ उत्तराखंड भी बना था और एक छत्तीसगढ़ बना था। तो 3 राज्यों का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। ठीक है, उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी सेंटर में, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा।
इन 3 राज्यों का गठन हुआ था वर्ष 2000 में, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड का। ठीक है, तो उत्तराखंड है उसका हुआ था उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड को अलग करके बनाया गया था। ठीक है, और जो छत्तीसगढ़ है उसका हुआ था मध्य प्रदेश से। ठीक है, और जो झारखंड है वो बिहार से अलग करके बनाया गया था। नेक्स्ट है सत्यपाल मलिक का निधन। तो जो सत्यपाल मलिक हैं ये जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल रहे हैं। ठीक है, और एक गोवा और मेघालय के भी राज्यपाल रहे थे, गोवा और मेघालय के भी राज्यपाल रहे थे, इनका भी निधन हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है पहला बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल। तो पहले बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो 4 अगस्त को नई दिल्ली के भारत मंडपम में। तो इसका आयोजन 4 अगस्त को नई दिल्ली में किया गया। पहले बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन 4 अगस्त को नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, और किसके द्वारा किया गया? तो भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन द्वारा इसका आयोजन किया गया। किसके द्वारा? भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, इसके द्वारा इसका आयोजन किया गया। और इसकी थीम है, और पहले बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल की जो थीम थी वो थी सप्तसुर 7 राष्ट्र एक राग, सप्तसुर 7 नेशंस 1 मेलोडी। ये इसकी थीम थी पहले बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल की। इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। किसके द्वारा? तो ये है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, ये भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के अंतर्गत एक संगठन है। ठीक है, तो इसके द्वारा इसका आयोजन किया गया। और जो सभी 7 बिम्स्टेक देश हैं, अब बिम्स्टेक देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। तो ये 7 बिम्स्टेक देश हैं, इनकी समृद्ध संगीत विरासत का इसके दौरान प्रदर्शन किया गया। इस फेस्टिवल में इन 7 देशों के जो समृद्ध संगीत विरासत है उसका प्रदर्शन किया गया। जो बंगाल की खाड़ी बहु क्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग पहल, बिम्स्टेक जो है इसका पूरा नाम है द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बंगाल की खाड़ी बहु क्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग पहल बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है और इसकी स्थापना 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 6 जून 1997 को। और कौन से घोषणा पत्र के माध्यम से? बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है भारत और न्यूजीलैंड के बीच रक्षा रणनीतिक वार्ता। तो ये मार्च 2025 में दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन के तहत पहली बार आयोजित की गई थी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहली रक्षा रणनीतिक वार्ता थी ये, और इसके लिए दोनों देशों के बीच में मार्च 2025 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ था। इसका आयोजन है वो 5 अगस्त को नई दिल्ली में किया गया। और भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए अमिताभ प्रसाद और न्यूजीलैंड के रक्षा मंत्रालय के अंतर्राष्ट्रीय शाखा की प्रमुख कैथरीन पियर्स द्वारा सह अध्यक्षता इस बैठक की गई। किसके द्वारा? अमिताभ प्रसाद के द्वारा और कैथरीन पियर्स के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है विश्व वायु परिवहन सांख्यिकी 2024। तो ये अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ द्वारा जारी की जाती है और ये 2024 के लिए अभी जारी की गई है। और इस विश्व वायु परिवहन सांख्यिकी 2024 के अनुसार भारत है वो विश्व का 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार बन गया है। ठीक है, 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार है भारत। और विश्व के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट पेयर्स में मुंबई दिल्ली है वो 5.90 मिलियन यात्रियों के साथ 7वें स्थान पर है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत विश्व के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट पेयर्स को रैंकिंग दी जाती है और उसमें मुंबई दिल्ली जो एयरपोर्ट पेयर है भारत का वो 5.90 मिलियन यात्रियों के साथ 7वें स्थान पर है। ठीक है, और जो विश्व का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट पेयर है वो जेजू सियोल जिम्पो है जो दक्षिण कोरिया का है। ठीक है, तो ये थी विश्व वायु परिवहन सांख्यिकी 2024 और किसके द्वारा जारी की जाती है? अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ के द्वारा। ठीक है, और इसके अनुसार भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार बन गया है और विश्व के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट पेयर्स में मुंबई दिल्ली है वो 5.90 मिलियन यात्रियों के साथ 7वें स्थान पर है। नेक्स्ट टॉपिक है धराली गांव। तो ये धराली गांव है, ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के हरसिल क्षेत्र में स्थित गांव है। और अभी चर्चा में क्यों है ये?
क्योंकि यहाँ पर बादल फटने से खीर गंगा जो नदी बहती है, गंगा की सहायक नदी खीर गंगा जो नदी है, ठीक है, जिनसे गंगा बनती है, तो उसमें आई बाढ़ से धराली बाजार क्षेत्र में भारी मलबा आने से इमारतों, होटलों और दुकानों को भारी नुकसान पहुंचा था और काफी लोगों की यहाँ पे मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के हरसिल क्षेत्र में स्थित है धराली गांव। नेक्स्ट है श्योक गांव। तो ये श्योक गांव है, वो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का पहला वनस्पति उद्यान स्थापित यहाँ पर किया जाएगा, इसलिए चर्चा में है। ठीक है, यहाँ पर जो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है उसमें स्थित है ये श्योक गांव, और यहाँ पर लद्दाख का पहला वनस्पति उद्यान स्थापित किया जाएगा। ठीक है, और ये जो पहला वनस्पति उद्यान है इसको लद्दाख की ड्रिकुंग क्याप्सगोन चेतसांग रिनपोच में चल रही गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक पहल के हिस्से के रूप में विकसित किया जाएगा, और वर्ष 2029 तक इसको पूरा हो जाने की योजना है, इसको पूरा बनाने की योजना है। ठीक है, तो लद्दाख का पहला वनस्पति उद्यान कहाँ स्थापित किया जाएगा? श्योक गांव में। नेक्स्ट टॉपिक है प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ। ठीक है, तो भारत ने 2025-26 नामांकन चक्र के तहत यूनेस्को के जो विश्व धरोहर सूची है उसके लिए प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को आधिकारिक रूप से नामांकित किया है। ठीक है, तो यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची है उसकी जो स्थायी सूची है उसमें शामिल करने के लिए प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ का नामांकन भारत ने किया है। ठीक है, और ये जो प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ है ये 1998 से यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल है। तो भारत में टोटल विश्व धरोहर स्थल कितने हैं? तो टोटल अभी 44 हैं। ठीक है, 44 टोटल हैं, और अभी हाल ही में मराठा मिलिट्री लैंडस्केप इसको 44वें स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। और ये जो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप है इसके अंतर्गत टोटल 12 किले हैं जो मराठा शासन से संबंधित हैं, शिवाजी से संबंधित हैं, तो उनको शामिल किया गया है। इनमें से 11 महाराष्ट्र में और एक तमिलनाडु में है, एक तमिलनाडु में स्थित है जिंजिगा किला। ठीक है, तो भी हाल ही में यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची है उसमें भारत के 44 स्थल शामिल हैं, और जो उसकी अस्थायी सूची है, यूनेस्को की अस्थायी सूची है, उसमें टोटल भारत की 62 स्थल शामिल हैं। ठीक है, और ये प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ था, ये भी इसी में शामिल था। अब इसको स्थायी सूची में शामिल करवाने के लिए भारत ने इसका नामांकन किया है वर्ष 2025-26 नामांकन चक्र के लिए। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास स्थित एक प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल है ये सारनाथ। और गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसको धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में 3 अन्य यूनेस्को स्थल भी स्थित हैं, और वो कौन कौन से हैं? इस सूची में जो विश्व धरोहर सूची में है वो 3 स्थल शामिल हैं। पहला ताजमहल, आगरा का किला और फतेहपुर सिकरी। और ये प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को शामिल करने के बाद में टोटल 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो जो ये यूनेस्को की अस्थायी सूची है, ठीक है, इसमें शामिल होने के बाद में ही उन स्थलों को यूनेस्को की स्थायी सूची में लिया जाता है। ये इसके लिए अनिवार्य शर्त है, पहले यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल होने चाहिए। तो इसमें भारत के भी टोटल 62 स्थल हैं, और स्थायी सूची में है वो 44 स्थल हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पेंगोंग सो क्षेत्र। तो अभी एक संयुक्त अभियान दल द्वारा लद्दाख के पेंगोंग सो क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटियों माउंट मेरक 3rd और माउंट कांगजू कांगरी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की गई है। ठीक है, तो ये लद्दाख हिमालय में स्थित है पेंगोंग सो क्षेत्र, और इसकी सबसे ऊंची चोटियां हैं माउंट मेरक 3rd और माउंट कांगजू कांगरी। तो अभी एक संयुक्त अभियान दल ने वहां पर चढ़ाई पूरी की है। ठीक है, ये रहा पेंगोंग सो, यहाँ पर है, ये चाइना और इंडिया के बॉर्डर पर है। ठीक है, और पेंगोंग सो पर्वत श्रेणी है वो लद्दाख पर्वतमाला की सहायक श्रेणी है। ठीक है, और इसकी सबसे ऊंची चोटियां हैं माउंट मेरंग 3rd और माउंट कांगजू कांगरी। तो इन पर एक अभियान दल ने भी चढ़ाई पूरी की है, इसलिए चर्चा में है। और ये संयुक्त अभियान दल है, उसमें शामिल संस्थान है जवाहर पर्वतारोहण एवं शीतकालीन खेल संस्थान पहलगाम, दूसरा है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी, और तीसरा है हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान दार्जिलिंग। इन तीनों संस्थानों के एक संयुक्त अभियान दल ने वहां पर चढ़ाई पूरी की है। और पेंगोंग सो झील के नाम पर इस क्षेत्र का नामकरण पेंगोंग सो क्षेत्र किया गया है।
जो पेंगोंग त्सो झील है वो चाइना इंडिया बॉर्डर पर स्थित है और ये झील समुद्र तल से 4350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कितनी मीटर की ऊंचाई पर? 4350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और ये विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील है। ठीक है, पेंगोंग त्सो झील है वो विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील है और इसका 1/3 हिस्सा भारत में और शेष 2/3 हिस्सा चीन में पड़ता है और भारत और चीन के सैनिकों के बीच यहाँ पर झड़पें भी हो चुकी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नीलगिरी ताहर। तो नीलगिरी ताहर है उसके लिए केरल और तमिलनाडु द्वारा एक संयुक्त गणना का आयोजन किया गया था और उसके अनुसार इसकी कुल संख्या है 2668। केरल और तमिलनाडु में पाया जाता है और इसकी कुल संख्या है 2668 और दक्षिण भारत में ये पाया जाने वाला खुर वाला एकमात्र पर्वतीय जानवर है। ठीक है, खुरों वाला एकमात्र पर्वतीय जानवर है नीलगिरी ताहर और ये इस तरह का होता है। ठीक है, कुछ कुछ ये बकरी की तरह होता है। ठीक है, और इसको ये तमिलनाडु का राज्य पशु भी है। नीलगिरी ताहर है वो तमिलनाडु का राज्य पशु भी है। ठीक है, और ये पश्चिमी घाट तमिलनाडु और केरल की एक स्थानिक प्रजाति है और इसकी सर्वाधिक संख्या है वो एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। ठीक है, और वैसे भी इन दोनों राज्यों में इसकी सबसे ज्यादा संख्या केरल में है। ठीक है, तो जो केरल का एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान है उसमें इसकी सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है और जो IUCN रेड लिस्ट है उसमें इसको इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है और जो भारत का जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है उसकी अनुसूची 1 में ये सूचीबद्ध है। ठीक है, अगला टॉपिक है जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक, डिस्ट्रिक्ट फ्लड सेवेरिटी इंडेक्स। इसको IIT दिल्ली और IIT गांधीनगर के शोधकर्ताओं के द्वारा विकसित किया गया है। तो जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक है उसको किसके द्वारा विकसित किया गया है? IIT दिल्ली और IIT गांधीनगर के शोधकर्ताओं के द्वारा। ठीक है, और इसमें टोटल 6 फैक्टर शामिल हैं जिनके आधार पर इस सूचकांक को तैयार किया जाता है। तो इसमें बाढ़ की घटना की आवृत्ति को दर्शाने वाले चर हैं, उसमें 4 फैक्टर हैं। बाढ़ की घटनाओं की संख्या, बाढ़ की औसत अवधि, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र और जनसंख्या, 4 फैक्टर ये हैं। ठीक है, और दूसरे हैं बाढ़ के कारण होने वाली क्षति को दर्शाने वाले चर। एक उसकी घटना की आवृत्ति को दर्शाने वाले, दूसरा उसके कारण होने वाले नुकसान को दर्शाने वाले। तो ये हैं किसी जिले में लोगों की मृत्यु और घायल लोगों की संख्या। तो टोटल ये 6 कारक हैं जिनके आधार पर इस सूचकांक को तैयार किया जाता है और इसको किसके द्वारा विकसित किया गया है? IIT दिल्ली और IIT गांधीनगर के द्वारा। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट 18 P18 डिस्ट्रॉयर। तो ये जो प्रोजेक्ट 18 डिस्ट्रॉयर है भारतीय नौसेना का अगली पीढ़ी का विध्वंसक है, डिस्ट्रॉयर है। ठीक है, और युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो के द्वारा इसको डिजाइन किया गया है और इसकी विस्थापन क्षमता है वो लगभग 13,000 टन है। तो ये भारत का सबसे बड़ा डिस्ट्रॉयर है और इस पर 144 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम सेल से लैस है। इस पर मतलब 144 मिसाइल छोड़ी जा सकती है इससे। ठीक है, और 4 सक्रिय इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे पैनल इस पे लगे हुए हैं। तो बेसिकली इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट 18 या P18 किससे संबंधित है? तो एक डिस्ट्रॉयर है। ठीक है, नेक्स्ट है अमित शाह। तो अमित शाह है वो अभी भारत के सबसे लंबे समय तक गृह मंत्री रहने वाले व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है, टोटल 2258 दिनों से अधिक इनका कार्यकाल हो चुका है और इनसे पहले ये रिकॉर्ड लालकृष्ण आडवाणी के नाम था जो 2256 दिनों तक गृह मंत्री रहे थे। ठीक है, और अभी सबसे लंबे समय तक गृह मंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन है? अमित शाह। और ये भारत के पहले सहकारिता मंत्री भी हैं। जो भारत में सहकारिता मंत्रालय बनाया गया था उसके पहले मिनिस्टर यही हैं और अभी भी अमित शाह ही सहकारिता मंत्री हैं भारत के। नेक्स्ट है अभिरक्षक। तो अभिरक्षक है वो गुजरात पुलिस द्वारा लॉन्च एक विशेष दुर्घटना प्रतिक्रिया और बचाव वाहन है। ठीक है, एक्सीडेंट के लिए रेस्पॉन्स व्हीकल के रूप में इसको तैयार किया गया है और ये पायलट परियोजना के हिस्से के रूप में अहमदाबाद ग्रामीण और सूरत जिलों में इसको तैनात किया गया है। ठीक है, तो अभिरक्षक क्या है? तो ये गुजरात पुलिस का एक स्पेशल एक्सीडेंट रेस्पॉन्स एंड रेस्क्यू व्हीकल है। ठीक है, इस तरह का होता है ये अभिरक्षक।
और इसको पायलट परियोजना के हिस्से के रूप में अहमदाबाद ग्रामीण और सूरत ग्रामीण जिलों में तैनात किया गया। सड़क दुर्घटना के बाद गोल्डन आवर के दौरान तत्काल चिकित्सा सहायता और बचाव सेवाएं प्रदान करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो जो गोल्डन आवर होते हैं, ठीक है, दुर्घटना के तुरंत बाद का जो समय होता है जिसमें कि व्यक्ति के बचने की सबसे ज्यादा संभावनाएं होती हैं, तो उसके दौरान दुर्घटना होने पर व्यक्ति को, घायल को तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है? ये गुजरात पुलिस के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है राजूला श्रीवास्तव। तो राजूला श्रीवास्तव हैं, उनको हार्मोनिक विश्लेषण और विश्लेषणात्मक संख्या सिद्धांत में अपने काम के लिए 2025 में गणित में ब्रेक थ्रू पुरस्कार की एक पहल है मरियम मिर्जा खानी न्यू फ्रंटियर पुरस्कार। तो ये पुरस्कार इनको प्रदान किया गया है, किसके लिए? इनकी हार्मोनिक विश्लेषण और विश्लेषणात्मक संख्या सिद्धांत के लिए। और अभी ये बोन विश्वविद्यालय और जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स में हिर्जेब्रुच अनुसंधान प्रशिक्षक के रूप में कार्य कर रही है। राजूला श्रीवास्तव को कौन सा पुरस्कार मिला है? मरियम मिर्जा खानी न्यू फ्रंटियर्स पुरस्कार। ठीक है, गणित में उनके काम के लिए उनको दिया गया है। नेक्स्ट है द मैन हु फेड इंडिया। तो एक पुस्तक है, किसके द्वारा लिखी गई है? प्रियमवंता जयकुमार द्वारा। और किन के ऊपर लिखी गई है? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की जीवनी है। द मैन हु फेड इंडिया, ये डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की जीवनी है जो प्रियमवंता जयकुमार के द्वारा लिखी गई है। और इसका विमोचन पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल गोपाल कृष्ण गांधी के द्वारा किया गया। ठीक है, तो किसकी जीवनी है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की। किसके द्वारा लिखी गई है? प्रियमवंता जयकुमार के द्वारा। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेज संधि, INF संधि। तो अभी हाल ही में रूस के द्वारा आधिकारिक तौर पर इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेज संधि से बाहर निकलने की घोषणा की गई है। ये जो संधि है, इससे रूस के द्वारा बाहर निकलने की घोषणा की गई है। और इस संधि को 1987 में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हस्ताक्षरित किया गया था। ठीक है, किन किन के बीच में? USA और सोवियत संघ, रूस के बीच में। ठीक है, और इसके तहत 500 से 5500 किलोमीटर की रेंज की सभी जमीन से प्रक्षेपित बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को नष्ट करना आवश्यक था। लेकिन अभी 2019 में अमेरिका इस संधि से बाहर हो गया, तो अभी रूस भी संधि से बाहर हो गया। इस संधि का कोई मतलब नहीं रहा अभी। ठीक है, अगला टॉपिक है फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर की भारत यात्रा। तो फिलीपींस के राष्ट्रपति कौन है? फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर। ये भी भारत की यात्रा पर आए थे। तो यात्रा के दौरान क्या क्या हुआ वो देखते हैं। तो भारत फिलीपींस राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ थी। इस वर्ष भारत फिलीपींस राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ थी और उसके अवसर पर फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर ने भारत की यात्रा की। और इस यात्रा के दौरान जो प्रमुख समझौते और घोषणाएं हुई वो कौन कौन सी हैं? तो दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किया गया। इसके लिए कार्य योजना लॉन्च की गई 2025 से 29 की अवधि के लिए। ठीक है, और आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता पर संधि की गई और सजायाफ्ता व्यक्तियों के स्थानांतरण पर एक संधि की गई। इसके अलावा विज्ञान, अंतरिक्ष और पर्यटन में सहयोग पर भी संधि की गई। और भारत द्वारा फिलीपींस के सोवरेन डेटा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक पायलट परियोजना का समर्थन करने की भी घोषणा इस यात्रा के दौरान की गई। और फिलीपींस को सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र IFC-IOR में शामिल होने के लिए भारत के द्वारा आमंत्रण भी दिया गया। ठीक है, तो अब देख लेते हैं फिलीपींस की लोकेशन के बारे में, स्थिति के बारे में मैप पर। तो ये है फिलीपींस, ये प्रशांत महासागर में स्थित है, पश्चिमी प्रशांत महासागर में। ठीक है, तो जो फिलीपींस है वो दक्षिण पूर्वी एशिया में पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है और इसकी राजधानी है मनीला। ये मनीला इसकी राजधानी है। और इसमें 3 प्रमुख द्वीप समूह हैं। कौन कौन से हैं? उत्तर में लुजोन है जिसके ऊपर ये मनीला स्थित है, इसकी राजधानी, सबसे बड़ा द्वीप है इसका। मध्य में विसाय है और दक्षिण में मिंडानाओ है। तो इन 3 प्रमुख द्वीप समूहों से मिलकर के फिलीपींस बना हुआ है। ये एक द्वीपीय देश है और कहाँ स्थित है? पश्चिमी प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट टॉपिक है 38वीं राष्ट्रीय अंडर 11 शतरंज चैंपियनशिप 2025। तो ये शतरंज की चैंपियनशिप हुई थी, 38वीं राष्ट्रीय अंडर 11 शतरंज चैंपियनशिप। कहाँ हुई थी? तो ये 2 से 8 अगस्त तक महाराष्ट्र के जलगांव में इसका आयोजन किया गया था। और इसमें जो ओपन कैटेगरी है उसमें आरित कपल विजेता रहे और जो
गर्ल्स कैटेगरी है उसमें कर्सा तमहंत जैन, इन्होंने खिताब जीता। ठीक है, तो ओपन कैटेगरी में खिताब जीता आरित कपिल ने, और जो गर्ल्स कैटेगरी है उसमें जीता कर्सा तमहंत जैन ने। ठीक है, नेक्स्ट है रैकेटलॉन विश्व चैंपियनशिप चैलेंजर्स कप 2025। तो इसका आयोजन रोटरडैम नीदरलैंड में किया गया और भारत ने डेनमार्क को हरा करके रैकेटलॉन विश्व चैंपियनशिप चैलेंजर्स कप 2025 का खिताब जीता है। किसने जीता है? भारत ने किसको हराया? डेनमार्क को। कहाँ आयोजन हुआ? रोटरडैम नीदरलैंड में। ठीक है, नेक्स्ट है वेदिका भंसाली। तो जो वेदिका भंसाली है उन्होंने अमेरिका के पाइन हेस्ट विलेज में यूएस किड्स वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्फ का खिताब जीता है। ठीक है, तो इन्होंने ये कहां पर हुई थी? अमेरिका के पाइन हेस्ट विलेज में। प्रतियोगिता का नाम है यूएस किड्स वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्फ। ठीक है, और इसका खिताब जीता है वेदिका भंसाली ने। कौन सी कैटेगरी में? लड़कियों की 9 आयु वर्ग श्रेणी में। ठीक है, और इन्होंने कुल 10 अंडर का स्कोर बनाया। वेदिका भंसाली ने गोल्फ का ये जो चैंपियनशिप है इसका खिताब जीता है। ठीक है, नेक्स्ट है एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। तो ये लंदन में आयोजित भारत ब्रिटेन के बीच में एक टेस्ट श्रृंखला थी, एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। ठीक है, और ये जो 5 मैचों की श्रृंखला थी ये 2-2 से बराबर रही। ठीक है, और इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब है वो शुभमन गिल, भारत के शुभमन गिल हैं उनको, और इंग्लैंड के हैरी ब्रूक को दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है भारत की अन्नू रानी ने पोलैंड में अंतर्राष्ट्रीय विस्लोव मनियाक मेमोरियल में महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में 62.59 मीटर के 70 के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ गोल्ड जीता है। तो अन्नू रानी है वो किस खेल से संबंधित है? तो भाला फेंक से, जेवलिन थ्रो से संबंधित है। और हाल ही में इन्होंने पोलैंड में अंतर्राष्ट्रीय विस्लोव मनियाक मेमोरियल में जो महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा थी उसमें 62.59 मीटर के थ्रो के साथ गोल्ड जीता है। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय तीरंदाजी संघ द्वारा तीरंदाजी लीग के पहले संस्करण का आयोजन है वो अक्टूबर 2025 में दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया जाएगा। तो जो पहली तीरंदाजी लीग है उसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? अक्टूबर 2025 में दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, नेक्स्ट है SAP लैब्स इंडिया द्वारा कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित देवनहल्ली में अपने अत्याधुनिक इनोवेशन पार्क का उद्घाटन किया गया। और जो SAP और गतिशक्ति विश्वविद्यालय हैं उसके मध्य एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। किस लिए? लॉजिस्टिक और परिवहन क्षेत्र को डिजिटल रूप से कुशल पेशेवर उपलब्ध करवाने के लिए। किस किस के बीच में? SAP लैब्स इंडिया और गतिशक्ति विश्वविद्यालय के बीच में। नेक्स्ट है आधुनिकीकरण और औद्योगिक सहयोग पर भारत रूस कार्य समूह का 11वां सत्र है उसका आयोजन 6 अगस्त को कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, तो भारत रूस कार्य समूह का 11वां सत्र है उसका आयोजन 6 अगस्त को नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत साइट योजना मोड 2A के अंतर्गत हरित अमोनिया की खरीद के लिए SECI द्वारा आयोजित पहली नीलामी में 55.75 रुपए प्रति किलोग्राम की रिकॉर्ड निम्न कीमत प्राप्त हुई है। तो ग्रीन अमोनिया के लिए बोली लगाई गई थी SECI के द्वारा और उसके लिए 55.75 रुपए प्रति किलोग्राम की बोली हासिल हुई है। ठीक है, और ये राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत ये नीलामी आयोजित की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है जम्मू और कश्मीर में सिविल सेवकों के लिए क्षमता निर्माण ढांचे को मजबूत करने के लिए जम्मू और कश्मीर सरकार, क्षमता निर्माण आयोग और कर्मयोगी भारत के मध्य 5 अगस्त 2025 को एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, नेक्स्ट है भारत सरकार के विदेश मंत्रालय, युवा मामले में खेल मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा 5 अगस्त को भास्कर सम्मेलन हॉल नई दिल्ली में नेपाल के प्रतिनिधि मंडल के साथ एक यंग लीडर्स राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और इसके अध्यक्ष कौन थे? केंद्रीय युवा मामले खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया। ठीक है, तो किन किन के बीच इस यंग लीडर्स राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया? विदेश मंत्रालय, युवा मामले खेल मंत्रालय, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा, और किस देश के प्रतिनिधि मंडल के साथ? नेपाल के। ठीक है, और संसद ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि है उसको 13 अगस्त 2025 से 6 महीने के लिए बढ़ाने संबंधी वैधानिक प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी गई है। तो जो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, ठीक है, टोटल 11वीं बार ये के बाद लगाया गया था, 11 बार, ये सर्वाधिक बार है। ठीक है,
तो इसकी अवधि को फिर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया और किस आधार पर? संवैधानिक विफलता के आधार पर लगाया गया था। जो वहां की सरकार है वो संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, तो उसके आधार पर ये लगाया गया है। और ये राज्यपाल की सिफारिश पर भी लगाया जा सकता है और राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा सविवेक से भी इसका आरोपण किया जा सकता है। ठीक है, और इसके लिए इसको 3 साल तक हर बार 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। कितने साल तक? 3 साल तक, 6 महीने के लिए। हर 6 महीने में संसद की मंजूरी इसके लिए जरूरी होती है। ठीक है, और 3 साल तक इसको लागू रखा जा सकता है। और जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसकी मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को 5.5% पर अपरिवर्तित रखा, उसमें कोई चेंज नहीं किया है। तो अभी भारत की रेपो रेट कितनी है? रिजर्व बैंक की रेपो रेट है 5.5%। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।